हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग और सुपर फिनिशिंग के बारे में। एंड दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर फिनिशिंग के बारे में और ग्राइंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसमें सिलेबस की। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना है ग्राइंडिंग के बारे में। ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील क्या होते हैं, एब्रेसिव क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कटिंग एक्शन कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी ग्राइंडिंग व्हील वेयर, कि कैसे ग्राइंडिंग व्हील का जो होता है वो किस तरह से घिसता रहता है जब हम उसे यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द ग्राइंडिंग। देन मैक्सिमम चिप थिकनेस, जब हम किसी ग्राइंडिंग प्रोसेस से किसी को सरफेस को ग्राइंड करते हैं तो चिप का जो फॉर्मेशन होता है उसकी चिप की लेंथ कितनी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। देन सरफेस एंड सिलेंडर ग्राइंडिंग क्या होती है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द ग्राइंडिंग। जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग कई तरह की होती है। तो सरफेस ग्राइंडिंग क्या होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर फिनिशिंग। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्निंग, लैपिंग एंड पॉलिशिंग, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि सुपर फिनिशिंग प्रोसेस क्या है, जिन्हें हम लोग सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक्स, आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आपके जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेकंड ईयर के कोर्सेज हैं, जिस दिन आपका फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम रहेगा, तो लास्ट एग्जाम आपका फर्स्ट ईयर जिस दिन रहेगा उस दिन आप लोग सेकंड ईयर के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आप यानी ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन में उस दिन अवेलेबल हो जाएंगे। सिमिलरली जो थर्ड ईयर के कोर्सेज हैं ये भी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे सेम डे जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा। तो लास्ट एग्जाम जिस दिन फर्स्ट ईयर का होगा उस दिन आपको सेकंड ईयर कोर्स मिल जाएंगे, और जिस दिन लास्ट एग्जाम सेकंड ईयर का होगा उस दिन आपको थर्ड ईयर कोर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए कोर्स हमारे पास अवेलेबल है एप्लीकेशन में, तो आप वहां से उसे अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे यूनिट 3 ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेसेस। तो ग्राइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ग्राइंडिंग क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग होती क्या है, तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा ग्राइंडिंग एक व्हील होता है इस तरह का। जब भी हमें किसी सरफेस से मेटल को रिमूव कर रहा होता है तो इस एक मशीन में हम ये ग्राइंडर लगाने के बाद उसे ग्राइंड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राइंडिंग प्रोसेस। सो ग्राइंडिंग प्रोसेस नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ द एब्रेसिव। अभी एब्रेसिव क्या है, ये जो आपने व्हील देख रहे हैं दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील। ये जो ग्राइंडिंग व्हील है बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और सारे सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस पार्टिकल आर कॉल्ड एज दी एब्रेसिव पार्टिकल्स, दिस वन। तो ग्राइंडिंग कैसे बोलेंगे, तो ग्राइंडिंग इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एब्रेसिव which are bonded to form a rotating wheel, जो मिलके क्या बनाते हैं, एक आपको रोटेटिंग व्हील बनाते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। एक्चुअल डायग्राम है ग्राइंडिंग व्हील का, जिसे यूज किया जाता है ग्राइंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है। सो व्हेन द मूविंग एब्रेसिव पार्टिकल्स कांटेक्ट द वर्कपीस दे एक्ट एज अ टिनी कटिंग टूल्स, यानी इसके जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो हर पार्टिकल वो क्या करेगा, वो कटिंग टूल की तरह काम करेगा। यानी हर पार्टिकल क्या करेगा, किसी सरफेस से पार्ट को रिमूव करने का काम करेगा। सो ईच पार्टिकल कटिंग अ टिनी चिप फ्रॉम दी वर्कपीस, वो वर्कपीस से क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल जो रहेंगे आपके एब्रेसिव के, वो सरफेस से मेटल को रिमूव करते रहेंगे। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्राइंडिंग। यू कैन सी ये आपका सरफेस है, दिस इज द वर्कपीस। ठीक है, वर्क पीस को अगर मैं हॉरिजॉन्टली से मूव कराऊं, ये आपका ग्राइंडिंग है, दिस इज द एब्रेसिव व्हील या ग्राइंडिंग व्हील आप इसको कह सकते हैं। तो जैसे ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा तो जैसे ही सरफेस कांटेक्ट में आएगा किसके, वर्क पीस के, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस सरफेस से, जो मेटल का सरफेस है, तो इस सरफेस से चिप्स को रिमूव करते चले जाएंगे। तो रिमूव जो करेंगे तो इसकी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस। एंड फॉर द ग्राइंडिंग प्रोसेस वी नीड अ व्हील। तो व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील, जिसमें छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जो बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आप लोग बता सकते हैं ग्राइंडिंग क्या होती है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राइंडिंग के बारे में आप थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सो ग्राइंडिंग इज एन एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव बेल्ट एज अ कटिंग टूल। तो कटिंग टूल क्या काम कर रहा है इसमें, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वही हमारा कटिंग टूल का काम करते हैं। ठीक है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव द मटेरियल्स फ्रॉम द वर्कपीस टू प्रोड्यूस अ स्मूथ फिनिश ऑन द सर्फेसेस ऑफ द वर्कपीस और टू रिमूव द बर्स फ्रॉम द सर्फेस। जब भी हमें किसी सरफेस को स्मूथ करना होता है तो आफ्टर मशीनिंग हमें क्या करना है, हमें उस पर हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग करने से क्या होता है, आपको बेटर सरफेस यहाँ पर मिल जाता है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू द मिलिंग प्रोसेस। ये क्या है, आपने जो मिलिंग प्रोसेस पढ़ा होगा तो ये भी मिलिंग प्रोसेस की तरह ही है। एज ईच एब्रेसिव पार्टिकल और एट द पेरिफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एक्ट्स लाइक अ टूथ ऑफ द मिलिंग कटर। जैसे मिलिंग में मिलिंग कटर काम करता है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका हर एक पार्टिकल, जो एब्रेसिव पार्टिकल है, वो कटिंग टीथ की तरह काम करता है और सरफेस से मेटल को रिमूव करता रहता है।
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राइंडिंग. सो द चिप्स फॉर्म फ्रॉम दिस प्रोसेस आर वेरी स्मॉल एंड द ज्योमेट्री ऑफ द चिप्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर. ग्राइंडिंग से जो चिप निकलती है बहुत छोटी निकलती हैं. आपने अक्सर देखा होगा जब ग्राइंडिंग कहीं पर करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, या आपको हीट की फॉर्म में दिखाई देंगे जैसे आग निकल रही हो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं. तो आप उन पार्टिकल्स को कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो जो चिप निकलती है ग्राइंडिंग में बहुत छोटी चिप होती है, क्योंकि जो एब्रेसिव पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो छोटे छोटे मेटल को रिमूव करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं. तो छोटे छोटे मेटल को रिमूव करने के लिए आपको और उसको एनालिसिस करना है, तो यू कैन सीन देम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. अब एडवांटेज की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग. अगर आपसे कोई पूछे कि एप्लीकेशन एडवांटेज क्या होगी, एप्लीकेशन क्या होंगे, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग. सबसे पहले क्या है? इट प्रोवाइड एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ द सरफेस फिनिश. जो सरफेस फिनिश आपको चाहिए, तो इट विल प्रोवाइड द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश टू द सरफेस. किसी भी सरफेस को अगर हमें एक्स्ट्रा सरफेस फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए हम लोग ग्राइंडिंग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इट इम्पार्ट हाई क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ शेप एंड डायमेंशन. अगर आपको हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ किसी भी पार्ट की डायमेंशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी कैन यूज द ग्राइंडिंग. तो ग्राइंडिंग से आपको क्या मिल सकता है? हाईली एक्यूरेट आपको डायमेंशन मिल जाएंगे किसी भी पार्ट की. नेक्स्ट है फिनिशिंग ऑफ हार्डन्ड मटेरियल सर्फेसेस. कोई हार्डन मटेरियल है, उसे फिनिश करना है, तो उसके लिए भी हम लोग ग्राइंडिंग यूज कर सकते हैं. शार्पनिंग ऑफ कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल. किसी भी कटिंग टूल को अगर मुझे क्या करना है? शार्प करना है, तो कटिंग टूल को शार्प करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द ग्राइंडिंग. मेंटेनिंग टूल ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल. किसी भी टूल, कटिंग टूल की अगर आपको ज्योमेट्री मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्राइंडिंग यूज कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने कभी वर्कशॉप में काम किया हो या देखा हो, तो वर्कशॉप में जो लेथ मशीन पे जो टूल यूज किए जाते हैं, एक टाइम के बाद, वेयर एंड टियर के बाद वो टूल खराब हो जाता है. फिर हमें क्या करना होता है? उसको टूल को दोबारा शार्प करना होता है. तो उस टूल को शार्प करने के लिए वी यूज अ ग्राइंडर. हम क्या यूज करते हैं? ग्राइंडर यूज करते हैं. उस ग्राइंडर से उस टूल को दोबारा शार्प करते हैं. आफ्टर विद द कॉन्टेक्ट विद द ग्राइंडिंग व्हील, उस टूल को हम लोग दोबारा शार्प करते हैं और फिर उस टूल को दोबारा मशीन पे यूज करते हैं, ताकि वो बहुत इफिशिएंटली वर्क कर सके. तो क्या करेगा? ये शार्पनिंग करने के काम आता है कटिंग टूल को, ये इसकी टूल ज्योमेट्री को मेंटेन करने के काम आता है. नेक्स्ट है फ्लैटरिंग एंड फॉर्मिंग द सरफेस. किसी भी सरफेस की फ्लैटरिंग या फॉर्मिंग करने के लिए भी हम लोग ग्राइंडिंग यूज करते हैं. एंड रिमूवल ऑफ द स्केल एंड द बर्ड्स. किसी भी सरफेस से क्या करना, जो स्केल्स उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं या जो बोर्ड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग इन्हें रिमूव कर सकते हैं. तो दीज आर दी सम कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग से हम लोग क्या क्या एडवांटेज मिलता है, वो सब आपको ये लिख देना है. नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राइंडिंग प्रोसेस. क्योंकि ग्राइंडिंग तभी होगी जब आपके पास ग्राइंडिंग व्हील होगा. अब ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? तो ग्राइंडिंग व्हील इज नथिंग बट अ ग्राइंडिंग व्हील इज अ एक्सपेंडेबल व्हील दैट कैरीज एब्रेसिव कंपाउंड और इट्स पेरीफेरी. ग्राइंडिंग व्हील क्या रहेगा? जो अपनी पेरीफेरी पे क्या करेगा? इट कंटेन्स दी एब्रेसिव कंपाउंड्स, इन एब्रेसिव पार्टिकल्स. इनकी कहाँ होते हैं? पेरीफेरी पे होते हैं. जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाया था, एक व्हील होता है, उस व्हील के जो ऊपर है ये बहुत सारे पार्टिकल लगे होते हैं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स, जो मैंने आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाया था ग्राइंडिंग व्हील का. एक बार देख लेते हैं इसको. दिस वन, दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील. तो हम इसकी बारे में बात कर रहे हैं. तो इस ग्राइंडिंग व्हील में छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? ये इस तरीके से एब्रेसिव पार्टिकल्स, ये एक दूसरे से आपसे बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं. हम इसी की बात कर रहे हैं. तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा? इट इज द एक्सपेंडेबल व्हील दैट कैरीज द एब्रेसिव कंपाउंड ऑन इट्स पेरीफेरी. ठीक है. सो दीज व्हील्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग मशीन्स. इन व्हील्स को कहां यूज करते हैं हम लोग? इन्हें यूज करते हैं हम लोग ग्राइंडिंग मशीन्स में. सो द व्हील इज जनरली मेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ऑफ द कोर्स पार्टिकल प्रेस्ड एंड बॉन्डेड टुगेदर. जो कोर्स पार्टिकल छोटे छोटे उन्हें क्या करते हैं हम लोग? प्रेस करके, कंप्रेस करके इन्हें क्या करते हैं? इन्हें एक बॉन्ड के थ्रू आपस में जोड़ के रखते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड इन डिफरेंट शेप्स. ठीक है. वो एक शेप सॉलिड की फॉर्म ले लेता है और उसी ग्राइंडर को हम लोग यूज करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस. अब द बेसिक फंक्शन ग्राइंडिंग व्हील क्या क्या हो जाएंगे? द बेसिक फंक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील्स आर टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस. जैसा कि हम ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, वो ग्राइंडिंग क्या कर रहा है? ग्राइंडिंग मींस ग्राइंडिंग व्हील जो काम कर रहा है. तो ग्राइंडिंग व्हील भी क्या करेगा? इट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन एन एब्रेसिव एक्शन. उस ग्राइंडिंग व्हील का हर पार्टिकल क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ एब्रेसिव एक्शन. नाउ ईच ग्रेन एक्ट एज अ कटिंग टूल. जो हम बात करते थे ग्राइंडिंग में, तो ग्राइंडिंग जो ग्राइंडर होता है आपका, ग्राइंडर का हर एक एब्रेसिव पार्टिकल कैसे वर्क करेगा? इट विल वर्क एज अ कटिंग टूल. हर एक ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन भी रहेगा, वो भी क्या करेगा? मटेरियल को रिमूव करता रहेगा, कटिंग टूल की तरह काम करेगा. इट इज अ चिप फॉर्मेशन प्रोसेस. इसमें भी क्या होता है? चिप फॉर्मेशन होती है. तो चिप, आपसे कोई पूछेगा कि ग्राइंडिंग में चिप फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है? यस, ग्राइंडिंग में भी चिप फॉर्मेशन हमारा होता है. चिप्स बहुत छोटी होती है, दे आर वेरी स्मॉल और टिनी चिप्स आर देयर. द ओनली सेल्फ शार्पनिंग कटिंग टूल. ये सिर्फ एक ऐसा टूल है जो अपने आप को सेल्फ शार्प करता रहता है. अगर आप और किसी मशीन में टूल यूज करोगे, तो आफ्टर वियर एंड टियर वो टूल खराब हो जाएगा, उससे हमें दोबारा शार्पनिंग करनी होती है. लेकिन ग्राइंडर क्या होता है? ग्राइंडर अपने आप को खुद ही शार्प करता रहता है. होगा क्या?
जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जैसे जैसे ग्राइंडिंग करते रहेंगे, सरफेस पर मेटल को रिमूव करेंगे, उसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो जब वो वियर एंड टियर होगा तो वो पार्टिकल वहां से हट जाता है और आपका जो फ्रेश पार्टिकल है पीछे की तरफ वो क्या करता है, वो कटिंग एक्शन आपका करने लगता है। तो दिस इज द ओनली शेल्फ शार्पनिंग कटिंग टूल विच इज यूज्ड इन दी मशीनिंग प्रोसेस, considered as the abrasive machining। ये क्या है मशीनिंग है, दिस इज द abrasive machining in which the abrasive cutting process is takes place। the manufacture of these wheels is precise and tightly controlled process due to the safeties of the spinning। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये सब हमारे क्या है, दीज आर दी बेसिक फंक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील के हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये बेसिक फंक्शन हमारे हैं, जो हमारा ग्राइंडिंग में काम करता है वही हमारा ग्राइंडिंग व्हील भी काम कर रहा है। अब ग्राइंडिंग व्हील के हम वेरिएबल्स की बात करें तो व्हाट आर द ग्राइंडिंग व्हील वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट आर द ग्राइंडिंग व्हील वेरिएबल्स। देयर आर दीज आर द सम वेरिएबल्स फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। द फर्स्ट वन इज द एब्रेसिव मटेरियल्स। पहला क्या है हमारा, एब्रेसिव मटेरियल्स, जिस मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं एज एब्रेसिव फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। दूसरा है बॉन्डिंग मटेरियल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम कैसे आपस में बॉन्ड करेंगे। और तीसरा एब्रेसिव पार्टिकल का साइज। ठीक है, तो दीज थ्री आर दी मेजर वेरिएबल्स फॉर दी ग्राइंडिंग व्हील। ये ग्राइंडिंग व्हील के लिए ये मेजर हमारा क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो दीज आर सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश। आपकी सरफेस फिनिश किस तरह की चाहिए उसके हिसाब से हम लोग चूज करेंगे क्या क्या, कि हमारा एब्रेसिव मटेरियल कैसा चाहिए, हमारे पास बॉन्डिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, और हमारा एब्रेसिव पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए। क्योंकि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस को फिनिश कर रहे हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन दी रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश, किस तरह की रिक्वायर्ड फिनिश आपकी रिक्वायरमेंट है, मेटल रिमूवल रेट, किस रेट से मेटल रिमूव करना है, और तीसरा है आपका मटेरियल व्हील की स्पीड। ठीक है, तो जो मटेरियल है और जो व्हील है उसकी स्पीड, क्योंकि जब भी आप किसी कॉन्टेक्ट में व्हील को लाओगे किसी सरफेस के, तो दोनों की स्पीड कितनी रखनी है आपको, ताकि उसमें मटेरियल इजीली रिमूव हो जाए। दीज आर दी सम selected, these are topic, these variables are selected on the basis of these some criteria: surface finish, metal removal rate, material and wheel speed। ठीक है, so this is all about the नेक्स्ट चलते हैं ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव्स। तो जो ग्राइंडिंग व्हील की हम बात कर रहे हैं, जो एब्रेसिव हम लोग यूज कर रहे हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आर देयर। वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल एब्रेसिव एंड द सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में क्या रहेगा, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, जैसे कि सैंडस्टोन होते हैं, तो वी कैन यूज द सैंडस्टोन एज अ एब्रेसिव पार्टिकल फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। उस ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए जो हमें एब्रेसिव पार्टिकल्स चाहिए, तो हम दो तरह से एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर सकते हैं, या तो वो नेचुरल टाइप के रहेंगे या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होगा मैन मेड, यानी कि जो हम बना रहे हैं, और नेचुरल मतलब कि क्या होगा, जो हमें नेचुरली मिल जाएंगे। तो सैंडस्टोन कैन बी यूज्ड एज द एब्रेसिव पार्टिकल एंड व्हिच विल बी कॉल्ड एज द नेचुरल एब्रेसिव, एंड सम मैन मेड एब्रेसिव पार्टिकल्स आर आल्सो देयर, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी आगे। तो एक पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल एब्रेसिव्स की, कि व्हाट आर द नेचुरल एब्रेसिव्स। तो देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एब्रेसिव व्हिच आर यूज्ड, इंक्लूड्स दी सैंडस्टोन। सबसे पहला सैंडस्टोन है, दिस इज सॉलिड क्वार्ट्ज, एमरी, कोरंडम एंड डायमंड्स। These are the common natural abrasive particles which can be used for the grinding purpose in the grinding wheel as a abrasive। तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। These are the some natural abrasive particles। डायमंड को जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है बिकॉज इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई। सो डायमंड इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज एज एब्रेसिव ड्यू टू इट्स कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। However, diamond dust is used for the diamond dust, which is the waste of the diamond dressing operation, can be used as the abrasive। जहां पर डायमंड कटिंग के बाद जो डायमंड डस्ट निकलती है, आप उसे हम लोग यूज कर सकते हैं कई बार एज ए एब्रेसिव पार्टिकल फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। सैंडस्टोन की हम बात कर रहे हैं, तो सैंडस्टोन इज वन ऑफ द नेचुरल एब्रेसिव यूज्ड टू मेक द ग्राइंडिंग स्टोन्स। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है हमारे पास, सैंडस्टोन यूज किया जाता है, जब हम नेचुरल एब्रेसिव की बात कर रहे हैं। तो सैंडस्टोन इज द नेचुरल एब्रेसिव व्हिच इज यूज्ड द for the grinding stones। These are the relatively soft, these cannot be used for the grinding of hard material and the faster speed। तो जो हम बात कर रहे हैं सैंडस्टोन की, तो सैंडस्टोन जो होता है ये कंपैरेटिवली, किसकी कंपैरेटिव बात कर रहे हैं हम लोग, डायमंड कंपेयर में अगर बात करूं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट होता है जो सैंडस्टोन होता है। इसे हम लोग हार्ड सर्फेस के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि कोई ग्राइंडिंग व्हील ऐसा बना हुआ है जिसमें हम लोग सैंडस्टोन यूज किया है, तो आप उस सैंडस्टोन व्हील को किसी हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी फास्ट स्पीड है, आपको ग्राइंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम लोग सैंडस्टोन को यूज नहीं करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी हैव डिफरेंट मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव आते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स। तो जो नेचुरल एब्रेसिव की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सैंडस्टोन, एमरी, कोरंडम एंड डायमंड। अब
अब दूसरा बात करते हैं एमरी की। एमरी इज अ नेचुरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग 55 to 65% ऑफ एल्यूमिना। जो एमरी की हम लोग बात करें, एमरी क्या होती है? एमरी इट इज दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स विच कंटेन्स दी 55 to 65% ऑफ एल्यूमिना। इसके अंदर आपका होता है रेस्ट आर आयरन ऑक्साइड्स एंड इम्प्योरिटीज। जो रेस्ट रहेगा क्या रहेगा? वो आपकी इम्प्योरिटीज रहती हैं और ऑक्साइड रहते हैं। नेक्स्ट है इफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर रेंजिंग फ्रॉम 75 to 95%। अगर हम इसमें इसकी ऑक्साइड की रेंज को बढ़ा दें देन इट इज कॉल्ड एज दी कोरेंडम। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोरेंडम। तो जिसको हम बात कर रहे थे किसको? एल्यूमिनियम। जो एमरी थी, एमरी क्या है हमारा? दिस इज द नेचुरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच कंटेन्स द 55 to 65% ऑफ द एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना की रेंज बढ़ा दें 70% 95% कर दें देन इट इज कॉल्ड एज दी कोरेंडम। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोरेंडम। इट कंसिस्ट इम्प्योरिटीज एंड रिमेनिंग अमाउंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें क्या बचेगा? वो उसमें इंप्योरिटीज बचेंगी। तो बोथ एमरी एंड कोरेंडम आर हार्डन देन द क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज मतलब कि जो सैंडस्टोन की बात कर रहे हैं। तो सैंडस्टोन से अगर मुझे हार्ड व्हील बनाना है और मुझे नेचुरल एब्रेसिव यूज करने हैं तो वी कैन यूज द एमरी एज वेल एज द कोरेंडम, जिसकी हमने ऊपर बात करी है। तो कैमरी एंड कोरेंडम आर यूज फॉर द हार्डर मटेरियल। दीज आर द हार्डर एंड कैन हैव बेटर एब्रेसिव एक्शन। और इनका जो एब्रेसिव एक्शन होता है वो सैंडस्टोन से ज्यादा होता है बिकॉज दे आर द हार्ड मटेरियल। नॉर्मली द नेचुरल एब्रेसिव आर नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर इम्प्योरिटीज। नेचुरल जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है इसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होती है, तो इसलिए जनरली इसे हम लोग मशीनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कि उसमें लैक ऑफ क्या होती है? हमारी यूनिफॉर्मली होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं अपने पार्टिकल्स वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं हमारे। एज बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एडवर्सली। तो ये क्या करेंगे? इसकी वजह से हमारी जो ग्राइंडिंग की जो फिनिशिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। That's why we generally not use the natural abrasive particle for the highly smooth surfaces. अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल एब्रेसिव की। दूसरा जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स है, तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात करें अगर, तो मेन आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स आर सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं जिन्हें हम लोग ग्राइंडिंग व्हील पे यूज करते हैं फॉर दी ग्राइंडिंग पर्पस और फॉर दी रिमूविंग ऑफ द मटेरियल्स। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स आर प्रेफर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, इसमें इंप्योरिटी नहीं होती है और इनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर दी यूनिफॉर्म। इंप्योरिटीज कम होगी, पार्टिकल्स की जो साइज है वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो इसमें सरफेस फिनिश हमें क्या मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है। हम बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव एंड बॉन्ड्स के बारे में। तो जो हमने भी एब्रेसिव पार्टिकल्स के बारे में बात की थी कि नेचुरल पार्टिकल्स हैं या फिर आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, उनमें बॉन्ड किस तरीके का होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड की हम बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या हमारा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोरंडम। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कार्बोरंडम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, ग्रीन ग्रिड और एक होता है हमारा ब्लैक ग्रिड। सिलिकॉन कार्बाइड दो तरह के होते हैं, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड के जो एब्रेसिव होते हैं दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज दी ग्रीन ग्रिड जिसमें क्या होता है 97% ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड होता है, और एक होता है ब्लैक ग्रिड जिसमें 95% ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा के हिसाब से, इसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं ग्रीन ग्रिड या ब्लैक ग्रिड। ठीक है, एंड दीज इट इज लेस हार्डर देन द डायमंड एंड लेस टफ देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा? इट इज लेस हार्डर देन द डायमंड, ये डायमंड से कम हार्ड होगा एंड लेस टफ देन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी क्या रहेगा हमारा? उससे कम ये हार्ड होता है, टफ होता है। इट इज यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब भी हमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल को, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड है, स्टोन एंड सेरेमिक्स हैं, ग्रे कास्ट आयरन है, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, वल्कनाइज्ड रबर एटसेट्रा, इन सबको ग्राइंडिंग अगर मुझे करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी टफ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस। ये बहुत फ्रैक्चर रेजिस्टेंस होता है, बहुत टफ मटेरियल होता है, जिसकी हम लोग एब्रेसिव की बात कर रहे हैं। तो इट इज प्रेफर्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिन मटेरियल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपकी स्टील है, आपका हाई कार्बन एंड हाई स्पीड स्टील है, HHS है, एंड टफ ब्रॉन्ज, इनके लिए अगर मुझे ग्राइंडिंग करना है तो इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं? इसके लिए यूज करूंगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दो तरह के आपको याद रखना है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। These are the artificial abrasive particles which is used in the grinding. अब टाइप्स ऑफ एब्रेसिव की बात करें तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ये लिखे हुए यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, सेरेमिक हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकते हैं, जिरकोनिया हो सकता है, सुपर एब्रेसिव डायमंड जो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं ड्यू टू कॉस्ट, सुपर एब्रेसिव क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड CBN एंड टंगस्टन कार्बाइड्स। दीज आर द सम कॉमन टाइप्स ऑफ एब्रेसिव व्हिच इज यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील। ये कुछ कॉमनली एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है। अब कहाँ पे कहाँ यूज करते हैं सब लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको सब ये यहाँ मिल जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर सॉफ्टर है, टफर
एंड देन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दिस इज दी सॉफ्टर एंड टफर देन दी सिलिकॉन कार्बाइड, यूज ऑन स्टील आयरन एंड ब्रास। इसे कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जहाँ भी हमें स्टील में या आयरन को या ब्रास को अगर मुझे ग्राइंड करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज द एब्रेसिव मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ यूज करेंगे, यूज फॉर द ब्रास ब्रोंज एंड एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील एंड द कास्ट आयरन। अगर मुझे इन्हें ग्राइंड करना है तो क्या यूज करूंगा मैं, सिलिकॉन कार्बाइड। सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, ये बहुत हार्ड होता है, इसको कहाँ यूज करेंगे, फॉर ग्राइंडिंग दी हार्ड टफ एंड टूल स्टील्स, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट एंड निकल बेस्ड सुपर एलॉयज। अगर इस तरह के मटेरियल्स हैं जिन्हें मुझे ग्राइंडिंग करनी है उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, इसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें सीबी यानी क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। डायमंड, डायमंड विच वेरी हार्ड, तो डायमंड का यूज करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर दी ग्राइंड नॉन फेरस मटेरियल्स। अगर नॉन फेरस मटेरियल्स यूज करना है, टंगस्टन कार्बाइड को मुझे अगर ग्राइंड करना है या कुछ सेरेमिक्स है जिन्हें मुझे ग्राइंड करना है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, वी विल यूज दी डायमंड्स एज ए एब्रेसिव पार्टिकल फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। तो हमें मटेरियल के हिसाब से चूज करना है कि हमें कहां पर कौन सा ग्राइंडिंग में कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल यूज करना है। अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील बॉन्ड की। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है तो किस तरह के बॉन्ड होते हैं जिसके थ्रू वो एब्रेसिव पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सो दीज आर सम कॉमन बॉन्ड। अ बॉन्ड इज एन एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड टू हेल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल्स टुगेदर रिलेटिवली स्टेबल दैट कंस्टिट्यूट अ ग्राइंडिंग व्हील। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर हमारे ग्राइंडिंग व्हील बना रहे हैं, उन ग्राइंडिंग पार्टिकल्स के बीच में किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं, दी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। सम बॉन्ड्स आर हियर। फर्स्ट वन इज दी विट्रीफाइड बॉन्ड, इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वन इज दी रेजोनाइड बॉन्ड, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वन इज दी सेलेक्ट बॉन्ड, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ वन इज दी रबर बॉन्ड, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ वन इज दी ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, इसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सम आर मेटल बॉन्ड एंड दी इलेक्ट्रोप्लेटेड बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। वी लिखा होगा मतलब कि विट्रीफाइड बॉन्ड है, आर बी लिखा होगा मतलब कि रेजिनोइड है, ई लिखा होगा मतलब कि शेलेक बॉन्ड है। तो इस तरह से हर बॉन्ड को हम लोग एक सिंबल से यूज करते हैं शो करने के लिए। बिकॉज जब भी ग्राइंडिंग व्हील का आप लोग अभी आगे देखोगे, जब ग्राइंडिंग व्हील के हम स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बॉन्डिंग के लिए ये वर्ड्स, ये एब्रेसिव यूज, ये आपके जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कॉमनली नेम, इन्हें यूज किया जाता है। अगर वी लिखा होगा मतलब कैसा बॉन्ड लगा होगा उनके बीच में, दैट इज द विट्रीफाइड बॉन्ड। अब विट्रीफाइड बॉन्ड कहाँ यूज करना है, अभी हमें जो पार्टिकल हमने यूज करें, तो विट्रीफाइड बॉन्ड कहाँ के लिए सही रहेगा, हमारा रेजोनेट बॉन्ड कहाँ के लिए सही रहेगा। तो दीज आर सम कॉमन चार्ट वेयर यू कैन सी विट्रीफाइड बॉन्ड्स कहाँ यूज करेंगे। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं विट्रीफाइड बॉन्ड्स के, कंपोज्ड ऑफ द क्ले एंड अदर सेरेमिक सब्सटेंसेज, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, अनअफेक्टेड बाय द ऑयल्स। ये ऑयल्स को भी इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यू कैन सी इन दिस चार्ट कि हर एक बॉन्ड का हमारा इंपॉर्टेंस है। So you can see all the bonds are listed here, where you can see where we can use these type of bond for the abrasive particles. abrasive particles के लिए हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं, अब नाम याद रखिए खाली इसके। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज ग्रिड। एक टर्म आते हैं कुछ, ग्रिड किसे बोलते हैं, तो एब्रेसिव जो ग्रेन्स हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ग्रिड। तो ग्रेन साइज अफेक्टेड द मटेरियल रिमूवल रेट एंड द सर्फेस क्वालिटी ऑफ द वर्कपीस इन द ग्राइंडिंग। किसी भी सर्फेस की मुझे ग्राइंडिंग करनी है, सपोज ये सर्फेस है, इसकी मुझे ग्राइंडिंग करनी है, तो इसकी ग्राइंडिंग करने के लिए इसकी सरफेस फिनिश क्या आएगी, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ग्रेड साइज पे। ग्रेड यानी कि एब्रेसिव ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स आपने यूज किए हैं ग्राइंडिंग व्हील में, उसको बोलते हैं ग्रेड। तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगर लार्ज ग्रिड है तो लार्ज ग्रिड का मतलब होगा इट इज बिग ग्राइंडिंग कैपेसिटी, रफ वर्कपीस सरफेस। अगर ग्रिड का साइज लार्ज है, यानी कि जो ग्रिड आपने यूज करी है, जो एब्रेसिव ग्रेन यूज है, वो बड़े बड़े ग्रेन्स यूज किए हैं, इससे क्या होगा, इसमें ग्राइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमें सरफेस कैसा मिलेगा, एक रफ वर्कपीस सरफेस मिलेगा। वहीं अगर मैं फाइन ग्रिड यूज करता हूं, यानी छोटे ग्रिड यूज करता हूं, छोटे ग्रेन्स यूज करूंगा, तो इसमें इसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी तो कम रहेगी, बट इसमें हमें स्मूथ वर्कपीस सरफेस मिल जाएगा। यानी अगर सरफेस की फिनिशिंग ज्यादा चाहिए तो हमें ऐसा ग्राइंडिंग यूज करना है जिसके हमारे ग्रिड साइज क्या हो, बहुत छोटा हो। ग्रिड साइज मतलब कि जो एब्रेसिव ग्रेन्स है उसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत कम छोटा होना चाहिए। अगर मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा करना है, आपको मटेरियल ज्यादा रिमूव करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लार्ज ग्रिड यूज करेंगे। ठीक है? दूसरा आता है बात ग्रेड की। ग्रेड किसे बोलते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू रिटेन ग्रिड, मेजर ऑफ द एबिलिटी टू रिटेन इट्स ग्रिड। देखिए जब भी क्या होगा, द वन आउट ग्रिड मस्ट पुल आउट फ्रॉम द बॉन्ड एंड मेक रूम फॉर द फ्रेश शार्प ग्रिड। जो ग्रिड है, एक बार जब ग्रिड से हम लोग सरफेस फिनिशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, तो ग्राइंडिंग करने के बाद जब वो ग्रेन जब वर्न आउट हो जाएगा, जब वेयर एंड टियर में आ जाएगा, तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी पुल आउट फ्रॉम द बॉन्ड। उसको उस बॉन्ड से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, तभी हमारा जो पीछे फ्रेश जो हमारा शार्प ग्रिड है वो हमारा आगे की तरफ काम करेगा। तो दिस इज द कॉल्ड एज द ग्रिड। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव राइज ऑफ द ग्राइंडिंग फोर्स एंड द टेम्परेचर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें ग्राइंडिंग के लिए एक्सेसिव फोर्स चाहिए होगा और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हीट। तो टू मेक द
फ्रेश ग्रिट हमें क्या करना है, हमारा जो जो शार्प ग्रिट कब आएगी हमारे, जो हमारे जैसे ग्रिट हमारी घिसती रहेगी, वेयर एंड टियर होता रहेगा, उसके हिसाब से हमारा वो हमारा बॉन्ड से निकल के बाहर निकल जाना चाहिए ग्रिट, और जो फ्रेश ग्रिट है वो हमारा इस पे वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारा वर्किंग फोर्स है वो भी कम होगा, और जो टेम्परेचर की वैल्यू वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अ सॉफ्ट व्हील शुड बी चूजन फॉर द ग्राइंडिंग एंड हार्ड मटेरियल, एंड अ हार्ड व्हील शुड बी चूजन फॉर ग्राइंडिंग द सॉफ्ट मटेरियल। इन जनरली अपोजिट करके चलते हैं, अगर सॉफ्ट मटेरियल ग्राइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक हार्ड मटेरियल यूज करेंगे, और हार्ड व्हील सॉफ्ट व्हील कहाँ यूज करेंगे, जहां भी हमें हार्ड मटेरियल यूज करना है। तो हार्ड मटेरियल ग्राइंड करने के लिए हम लोग सॉफ्ट व्हील यूज करते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल यूज करने सॉफ्ट मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए हम लोग हार्ड व्हील यूज करते हैं। तो दिस इज जनरली इनवर्सली यूज, हम इसको उल्टा यूज करते हैं, सॉफ्ट व्हील यूज करेंगे हार्ड मटेरियल्स के लिए, और हार्ड व्हील यूज करेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन की। तो कुछ स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। तो जब भी ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरह से लिखा होता है, तो फर्स्ट वन इज दी टाइप ऑफ द ग्रिट मटेरियल। तो पहले क्या रखना है आपको, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इसमें ग्रिट मटेरियल क्या है, किस मटेरियल का ग्रिट बनाया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ ग्रिट मटेरियल में यानी कि जो एब्रेसिव का टाइप क्या है, तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इज दी टाइप ऑफ ग्रिट मटेरियल। सेकंड वन इज दी ग्रिट साइज, जो एब्रेसिव ग्रेन्स हमने यूज किए हैं उसका साइज कितना है, द सेकंड विल बी दिस। तो थर्ड वन इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील, कॉमनली नोन एज द व्हील हार्डनेस। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। द फोर्थ वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील, पता क्या है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील डिनोटिंग द पोरोसिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ द इंटर ग्रिड स्पेसिंग, जो ग्रिड आपने यूज किया उसमें इंटर स्पेसिंग कितनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड मटेरियल्स, द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड मटेरियल, यानी कि आपने किस मटेरियल के थ्रू से बॉन्ड किया हुआ है। एंड द सिक्स्थ वन इज दी अदर देन दीस पैरामीटर्स द व्हील मैन्युफैक्चरर में ऐड देयर ऑन आइडेंटिफिकेशन कोड, प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग, और बोथ। जो कोड आपका रहेगा इसका, इसके आगे या पीछे जो भी कोड रहेगा इसका लिखा हुआ ग्राइंडिंग व्हील का, इसके आगे या पीछे जो मैन्युफैक्चर आपकी कंपनी है वो कई बार क्या करती है, वो अपना दे ऐड देयर ओन आइडेंटिफिकेशन कोड। ठीक है, अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है। बाकी ये जो हमने लिखा है दिस इज द कॉमन वन, एक बार देख लेते हैं इसको हमको, दिस वन। तो आपको जो कोई भी ग्राइंडिंग व्हील मिलेगा इस तरह से लिखा मिलेगा, दिस वन। आप ये देखिए, ये वाला देखेंगे, दिस वन। जो आगे पीछे लिखे हुए हैं ये आपके प्रीफिक्स सफिक्स हैं, जो मैन्युफैक्चर कंपनी अपने हिसाब से लगा सकती है। बट ये जो बीच वाली कोड है दिस इज द फिक्स वन। इन्हें कैसे करना है, सबसे पहला क्या बताया था मैंने, सबसे पहला था फर्स्ट वन पे एब्रेसिव टाइप, ये जो लिखे हुए 1 2 3, ये टाइप 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ वन पे क्या है, एब्रेसिव टाइप। इसमें क्या लिखा हुआ, अगर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर, ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अगर सी लिखा होता तो क्या मतलब होता है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड। तो पहला जो इसका स्पेसिफिकेशन में जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ये क्या स्पेसिफाइड करेगा, दिस विल स्पेसिफाइड दी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, कि एब्रेसिव किस टाइप का है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है या सिलिकॉन कार्बाइड का है। तो ए लिखा हुआ है, मतलब इस केस में क्या होगा, ए फॉर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड है ग्रेन साइज, ग्रेन यानी कि जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए उसका साइज कितना है। तो साइज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किस कोर्स के लिए, मीडियम 30 36 40, ये कुछ रेंज लिखी हुई है। तो 36 लिखा हुआ है ग्रेन साइज, तो दिस इज दी 36 क्या हो रहेगा हमारा ग्रेन साइज, एंड दिस इज दी मीडियम टाइप। थर्ड वन इज द ग्रेड। ठीक है, ग्रेड क्या है, तो ग्रेड के लिए क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो ये ए बी सी डी पूरी ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। जनरली स्टार्टिंग के जो अगर वर्ड लिखे हुए अल्फाबेटिकल ए टू लेके एच, ए से लेके एच तक, इन्हें माना जाता है क्या, सॉफ्ट मटेरियल। और जो आई से लेके आपका पी तक है इन्हें बोलेंगे हम लोग मीडियम, और क्यू से लेके जो जेड तक है अगर ये लिखा हुआ इसको बोलेंगे हम लोग हार्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एल लिखा हुआ, एल मींस इट स्टैंड बिटवीन दी मीडियम। कैसी इसकी ग्रेड कैसा है इसका, दिस इज दी मीडियम ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर, फोर्थ वन इज दी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है डेंस टू ओपन, एक 1 2 3 4 5 क्या किस रेंज में लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज दी स्पेसिंग बिटवीन दी ग्रेन्स। तो 5 लिखा हुआ दैट मींस 5 का मतलब होगा ये वाला। ठीक है, जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही हमारा डेंस होता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप हमने जो पीछे अभी वर्ड पढ़े थे, वी फॉर विट्रीफाइड, एस फॉर सिलिकेट, आर फॉर रबर, बी फॉर रेजोनॉइड, एस फॉर ई फॉर सेलाक, ओ फॉर ऑक्सीक्लोराइड। तो जो भी वर्ड लिखा होगा यहाँ पर, सपोज वी लिखा हुआ है बॉन्ड टाइप में, तो वी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज दी विट्रीफाइड बॉन्ड। यानी इस ग्राइंडर में जो बॉन्ड यूज किया गया, कैसा यूज किया गया, दिस इज दी विट्रीफाइड बॉन्ड। तो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दी ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील को ऐसे स्पेसिफाइड किया जाता है। आगे और पीछे लिखा हुआ है दिस इज दी मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड के लिए, ये हम लोग मैन्युफैक्चर क्या करेगा, अपने हिसाब से कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा सकता है,
टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द व्हील। अदरवाइज जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 1 2 लेके 1 से लेके 5 तक। ठीक है, इसके लिए नीचे टेबल बनी हुई है, इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ड्रेसिंग। एक होता है ड्रेसिंग, होता है ट्रूइंग। ठीक है, ड्रेसिंग क्या होता है और ट्रूइंग क्या होता है बेसिकली। तो ड्रेसिंग क्या करता है हमारा, जब भी किसी हम लोग व्हील को यूज करते हैं, व्हेन वी यूज द ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील को यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। तो इट इन्वॉल्व्स दी क्लॉग्ड मटेरियल। तो हम ड्रेसिंग क्या करेगी, जो क्लॉग्ड मटेरियल होता है, कई बार ग्रेन्स के बीच में कुछ मटेरियल क्लॉग हो जाता है, फंस जाता है, तो क्लियरिंग आउट एनी मटेरियल दैट हैज एम्बेडेड इन दी व्हील। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील में अगर कोई मटेरियल आपका क्लॉग्ड हो गया है, फंस गया है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द ड्रेसिंग। इसको बोलते हैं लोग ड्रेसिंग। शार्पनिंग ऑफ द व्हील, ये क्या करेगा, इट विल रिस्टोर द व्हील्स कटिंग एज टू मेंटेन इट्स एब्रेसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम किसी क्या करेंगे, रिस्टोरिंग द व्हील्स कटिंग एज, जो व्हील है उसकी कटिंग एज को दोबारा मेंटेन करने के लिए वी विल यूज द ड्रेसिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज द रिस्टोरिंग व्हील शेप। जो व्हील का जो शेप है, व्हील का शेप भी कई बार चेंज हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, तो व्हील की जो सरफेस फिनिशिंग है, जो उसकी स्ट्रेंथिंग है, वो आपकी चेंज हो जाती है। तो रिस्टोरिंग द व्हील शेप को दोबारा रिस्टोर करने के लिए वी विल यूज द ड्रेसिंग। ठीक है, तो ड्रेसिंग इज नथिंग बट इट इज टिपिकली परफॉर्म्ड विद अ डायमंड टूल और द ड्रेसिंग स्टिक। ड्रेसिंग करने के लिए एक ड्रेसिंग स्टिक आती है, यू कैन यूज अ डायमंड टूल। इसकी हेल्प से आप लोग किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग कर सकते हो। तो ड्रेसिंग इज नथिंग बट आप मैनुअली भी ड्रेसिंग कर सकते हो। तो कोई ग्राइंडिंग व्हील है, आप ड्रेसिंग स्टिक से, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ड्रेसिंग स्टिक ये वाली, तो ड्रेसिंग स्टिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस व्हील से, कोई व्हील है उसमें हम लोग ड्रेसिंग स्टिक की हेल्प से भी कुछ ना कुछ जो मटेरियल क्लाउड हो गया है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसकी जो फिनिशिंग है उसको हम लोग, व्हील के फिनिशिंग को भी उस ड्रेसिंग से हम लोग ठीक कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होता है भाई, तो ट्रूइंग इज नथिंग बट ट्रूइंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द कंसेंट्रिसिटी एंड द ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रूइंग। तो ड्रेसिंग और ट्रूइंग दो कई बार पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग। तो यू कैन राइट हियर कि ट्रूइंग क्या होता है, ट्रूइंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द कंसेंट्रिसिटी एंड द ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ओवर द टाइम द व्हील कैन बिकम अनबैलेंस्ड और लॉस इट्स प्रिसाइज शेप। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो अपनी शेप खो देता है और अनबैलेंस हो जाता है। तो ड्यू टू विच द वेयर एंड टेयर, किसकी वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से। तो ये किस वजह से होता है, तो इट इन्वॉल्व्स इन, तो ट्रूइंग क्या करेगा हमारा, इट इंश्योर द कंसेंट्रिसिटी। ये जो व्हील है उसकी कंसेंट्रिसिटी बनाएगा, तो मेकिंग श्योर द व्हील रोटेट्स करेक्टली अराउंड इट्स एक्सिस विदाउट वॉबलिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्हील क्या करेगा, इट विल स्टार्ट द वॉबलिंग। रिस्टोरिंग द व्हील्स प्रोफाइल, व्हील की जो प्रोफाइल है उसे मेंटेन करने के लिए इंप्रूविंग द बैलेंस, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इट विल इंक्रीज द बैलेंसिंग ऑफ द व्हील, ensuring the wheel is balanced and prevent the vibration and improve the grinding accuracy. So, truing is often performed with the diamond tool that cuts away the excess material to the wheel's geometry to obtain the wheel geometry. तो इसकी हेल्प से हम लोग डायमंड टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तब वी कैन डू द ट्रूइंग प्रोसेस आल्सो। दीज आर द रीशेपनिंग एंड द री कंसेंट्रिसिटी ऑफ द व्हील ऑफ द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग व्हील को दोबारा शार्प करने के लिए वी कैन यूज द ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग। ड्रेसिंग वर्ड होता है ना एक, ट्रूइंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ टूल्स हैं इस ड्रेसिंग और ट्रूइंग के लिए। तो एक डायमंड ड्रेसर होता है, कुछ कॉमनली आपसे पूछ ले व्हाट आर द सम टूल्स एंड द मेथड्स फॉर द ड्रेसिंग एंड द ट्रूइंग। अगर मुझे किसी ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग या ट्रूइंग करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा डायमंड ड्रेसर, एक तो हम लोग डायमंड ड्रेसर यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज द रोटरी ड्रेसर, तीसरा इज द ड्रेसिंग स्टिक। जो हम बता, ड्रेसिंग स्टिक कहाँ यूज करते हैं हम लोग मैनुअल ड्रेसिंग के लिए। तो जो स्टिक आती है, एब्रेसिव स्टिक बोलते हैं इसको, या ड्रेसिंग स्टिक, ये स्टिक इस तरह की होती हैं जिन्हें हम लोग, जिसकी हेल्प से उस ग्राइंडिंग व्हील को रिशार्प कर सकते हैं। तो दीज आर दी सम कॉमनली टूल्स विच इज यूज्ड फॉर दी ड्रेसिंग एंड दी ट्रूइंग। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग की, तो बोथ ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग आर एसेंशियल फॉर टू मेंटेन द प्रोसेस इन अ ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ensuring that the grinding will perform at its best and produce the high quality results. इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका जो भी सरफेस होगा
उसकी सरफेस फिनिश बढ़ जाती है। आप टाइम टू टाइम अगर किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और टूरिंग करते रहेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, जो वो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी शार्प और उसकी शेप दोनों ही क्या रहेगी, एज एज भी शार्प रहेगी और जो शेप है वो भी हमारा कॉन्सेंट्रिकली रहेगी। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी, इट विल इंक्रीज द सरफेस फिनिश, व्हील की लाइफ बढ़ जाएगी एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन यानी कि जिस डायमेंशन का आपको रिक्वायरमेंट है सरफेस पे वो डायमेंशन आप इजीली अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ग्राइंडिंग मशीन्स की। कुछ ग्राइंडिंग मशीन को अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ग्राइंडिंग की और ग्राइंडिंग व्हील की। ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ट्रूइंग क्या होती है और थ्रेसिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग मशीन के कुछ ऑपरेशंस की। तो देयर आर सम कॉमन ऑपरेशंस व्हिच इज यूज्ड इन द ग्राइंडिंग। फर्स्ट वन इज द सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ये दो तरह की होती है, इट मे बी द इंटरनल और इट मे बी द एक्सटर्नल। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनल ग्राइंडिंग और एक है सेंट्रल ग्राइंडिंग, सेंट्रल ग्राइंडिंग और एक होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो ये 4-5 तरह की ग्राइंडिंग है जो आपसे जो पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना है सरफेस ग्राइंडिंग के बारे में और सिलेंडर ग्राइंडिंग के बारे में। ये दो हमें खास तौर से पढ़ने हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग की। तो सरफेस ग्राइंडिंग का आप समझ सकते हैं कि हमें किसी सरफेस की ग्राइंडिंग करनी है। तो आप नाम से क्लियर समझ जाएंगे कि किसी सरफेस है, कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, हमें इस सरफेस की ग्राइंडिंग करनी है। वी नीड टू फिनिश द सरफेस फिनिश ऑफ दिस मटेरियल। तो क्या करेंगे, मैं इसमें ग्राइंडिंग करूंगा। अब ग्राइंडिंग करने को अगर सरफेस को ग्राइंड कर रहे हो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सरफेस ग्राइंडिंग। तो सरफेस ग्राइंडिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस अ रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील टू स्मूथ द फ्लैट सरफेस ऑफ द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। किसी भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक सरफेस को स्मूथ करने के लिए जो हम व्हील यूज करेंगे, बिकॉज एब्रेसिव व्हील तो हमें यूज करना ही करना है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील तो मुझे क्या करना है, ग्राइंडिंग व्हील तो मुझे यूज करना ही करना है, तब उसी से हम लोग ग्राइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मेटलिक सरफेस हो या नॉन मेटलिक सरफेस हो, इसमें से अगर मुझे मेटल को रिमूव करना है, सरफेस फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे टू गिव देम अ मोर रिफाइंड लुक बाय रिमूविंग द ऑक्साइड लेयर एंड इंप्योरिटीज ऑन द वर्कपीस सरफेस। उस वर्कपीस सरफेस से ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए, इंप्योरिटीज हटाने के लिए और सरफेस को फिनिश करने के लिए वी विल यूज द दिस सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। दिस विल ऑल्सो अटेन अ डिजायर्ड सरफेस फॉर अ फंक्शनल पर्पज। आपका कोई फंक्शनल पर्पज है जिसके लिए आपको सरफेस की जो फिनिशिंग है वो अचीव करनी है, तो उसको भी हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग से अचीव कर सकते हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सरफेस ग्राइंडर्स। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रोटेटेबल। नेक्स्ट है वर्टिकल स्पिंडल और रेसिप्रोकेटिंग टेबल और वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल। तो देखिए आपका यहाँ पर 2 तरह के स्पिंडल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं। और जो आपका टेबल है ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप भी हो सकती है, रोटी टाइप भी हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल का एक बार किसके साथ बनेगा, रेसिप्रोकेटिंग के साथ, हॉरिजॉन्टल का रोटरी के साथ, सिमिलरली वर्टिकल का रेसिप्रोकेटिंग के साथ, वर्टिकल का रोटी टेबल के साथ। तो यू कैन सी दिस फ्रॉम द टेबल, दिस वन, तो यू कैन सी हियर these 4 आर दी दिस वन डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस ग्राइंडर्स। तो 4 तरह के ग्राइंडर होते हैं, यू कैन सी हियर। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है उससे ज्यादा यूज किया जाता है ये वाला हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। इसमें क्या होगा, जो स्पिंडल है ये तो हॉरिजॉन्टल है, दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन। और जो वर्क पीस है ये क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग है। यानी कि जो सरफेस फिनिश है वो ग्राइंडर घूमता रहेगा और आपका जो आपका टेबल है वो क्या रहेगी, इस तरह से रेसिप्रोकेट होती रहेगी। तो आपका इजीली जो सरफेस है वो फिनिश होता रहेगा, ग्राइंडिंग होती रहेगी। सेकंड वन इज दी दिस हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटरी वर्क पीस। जो वर्क पीस है वो क्या हो रहा है, दैट इज रोटेटिंग, ये रेसिप्रोकेट करेगा, इसमें रोटेट करेगा। थर्ड वन इज दी वर्टिकल स्पिंडल, ये वर्टिकल स्पिंडल है एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। द नेक्स्ट वन इज दी वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेट टेबल। 4 कॉम्बिनेशन इस तरह से बन सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम्स दीज 4 आर दी टाइप ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग। दिस इज द एक्चुअल वन, ये एक्चुअल डायग्राम है सरफेस ग्राइंडिंग का जो हम बात कर रहे थे। दिस इज द बेड, ये बेड होता है, ये व्हील आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द व्हील, ये वर्क पीस रखा हुआ है, ये टेबल है जिसके ऊपर वर्क पीस रहता है, दिस इज द कूलेंट। कूलेंट क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि हीट जनरेट ज्यादा ना हो, ठीक है ना। एंड दिस इज द कॉलम, तो बोलते हैं कॉलम जिसके अंदर व्हील लगा होता है। दिस इज एक्चुअल डायग्राम जस्ट टू शो यू कि आपकी ग्राइंडिंग होती है किस तरीके से। बट आपको याद रखना है 4 तरह की ग्राइंडिंग होती है सरफेस ग्राइंडिंग में, ये वाली 2 पोजीशन इसी में इसकी आपकी स्पिंडल की हैं और 2 पोजीशन हमारी किसकी हैं, दीज आर द फॉर दी टेप। अब सरफेस ग्राइंडिंग के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये यहाँ पे आप ध्यान रखना है। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग। सबसे पहले उसमें एक बेस होता है, एक सैडल होता है, एक टेबल होता है, एक व्हील हेड होता है, कॉलम होता है, जो हम पीछे बात कर रहे हैं।
दिस इज द डायग्राम ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग। इसमें बेस की हम बात करें तो बेस क्या होगा, दिस वन, दिस इज द बेस जिसके ऊपर हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे रख के सरफेस की। दूसरा होता है सैडल, ठीक है, सैडल क्या होगा पर ये वाला जिसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, वर्क पीस को लगाते हैं। तीसरा है टेबल, टेबल इज नथिंग बट जिस टेबल के ऊपर हमारा जो बेस के ऊपर जो टेबल है ये वाला, दिस वन, दिस इज दी टेबल। सैडल से क्या करें हम, सैडल से वर्क पीस को हम लोग या टेबल को मूव करा सकते हैं। व्हील हेड, व्हील हेड किसको बोलेंगे, जिसका तो व्हील लगा होगा, दिस वन, दिस इज दी व्हील हेड, ठीक है। तो ये व्हील हेड हो जाएगा हमारा। एंड द फोर्थ वन इज दी कॉलम। कॉलम कौन सा वाला रहेगा, जो जिसमें हमारा व्हील फिक्स होता है। मैं रफ करता हूँ एक बार ताकि आप लोग क्लियरली देख पाए। नाउ अब देखिए ध्यान से, ये व्हील हेड है जिसके अंदर व्हील लगा हुआ है, कौन सा व्हील, ग्राइंडिंग व्हील। ये कॉलम है, इस कॉलम से क्या होगा, इस व्हील को हम लोग मूव करा सकते हैं ऊपर, अप एंड डाउन। दिस इज दी सैडल, ये सैडल हो गया हमारा, और ये इसमें टेबल होती है जिसको वर्क पीस लगा होता है, ये हमारा बेड है। यही डायग्राम का मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये वाला पहले। ये है आपका कॉलम, इस कॉलम में लगा होता है व्हील, ये है हमारी वर्क पीस की टेबल, और ये है हमारा बेड जो हमारा पूरे मशीन का स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। अब सरफेस ग्राइंडिंग के एडवांटेज क्या है, सो एडवांटेज आर वेरी कॉमन, दैट हाईली प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी इज अचीव्ड, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द फाइन सरफेस फिनिश। आपको फाइन सरफेस चाहिए तो हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग कर सकते हैं। वर्सेटाइल, सुटेबल फॉर दी वेरियस मटेरियल एंड शेप्स, डिफरेंट टाइप के शेप, डिफरेंट टाइप से के मटेरियल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए वी कैन यूज द सरफेस ग्राइंडिंग। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट रिक्वायर्ड दी स्किल्ड ऑपरेटर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको क्या करना होगा, अगर मुझे कहीं भी किसी सरफेस की मुझे अगर फिनिशिंग करनी है, सरफेस फिनिशिंग करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस पर्पज वी नीड अ हाईली स्किल्ड ऑपरेटर। डस्ट एंड नॉइज जनरेटेड, क्या होगा जब जहां भी ग्राइंडिंग करेंगे वहां पर क्या होगा, डस्ट भी क्रिएट होगी और नॉइज भी क्रिएट होगी। डस्ट एंड नॉइज इज क्रिएटेड, नेसेसिटिंग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस की नीड होती है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द ग्राइंडिंग इक्विपमेंट इसेंशियल फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए मुझे, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोग उसके हमें रेगुलर मेंटेनेंस भी करना होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग। एप्लीकेशन कहाँ होंगी, तो जो सरफेस ग्राइंडिंग है हमें कहाँ यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेसेज ऑफ द कंपोनेंट्स। किसी भी कंपोनेंट का जो फ्लैट सरफेस होते हैं उन्हें ग्राइंड करने के लिए। एंड कॉमनली यूज्ड इन द टूल एंड डाई मेकिंग। सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, टूल एंड डाई जहाँ बनती है, ऑटोमोटिव पार्ट्स, एरोस्पेसिंग पार्ट्स एंड प्रिसाइज एंड इंजीनियरिंग, यानी कि जहाँ भी आपको हाईली डायमेंशन चाहिए, जहाँ पर मुझे सरफेस फिनिशिंग बहुत माइक्रोन्स में चाहिए, वहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग। सो दीस आर सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है आपकी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया था, हमने किसी सरफेस को ग्राइंड किया था। अब मुझे क्या करना है, किसी को अब मुझे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, यानी कि जो सरफेस है वो फ्लैट ना होके वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग हैविंग 4 एजेंशियल एक्शंस। इसमें 4 एजेंशियल एक्शन कौन कौन से हैं, द वर्क और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, यानी एक जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी रोटेटिंग। आपका जो वर्क रहेगा जिसमें ग्राइंड करना है सिलेंड्रिकल सरफेस को, वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रोटेट करना चाहिए। द सेकंड वन इज दी द ग्राइंडिंग व्हील मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग। जिस व्हील से मुझे ग्राइंड करना है सिलेंडर सरफेस को, वो भी रोटेट करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि सरफेस तो रुका हुआ है और आपका व्हील घूम रहा है, तो क्या करेगा, वो एक ही तरफ से उसको ग्राइंड करेगा, पूरे सरफेस को ग्राइंड नहीं कर पाएगा। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मुझे करनी है तो सिलेंडर भी रोटेट होना चाहिए और ग्राइंडिंग रोटेट होना चाहिए। जब दोनों रोटेट होंगे तभी वो आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग दे पाएगा। नेक्स्ट है द ग्राइंडिंग व्हील इज फेड टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द वर्क। जो ग्राइंडिंग व्हील है वो क्या करना है हमें, उसे फीड करना होता है टूवर्ड्स द वर्क पीस एंड अवे द वर्क पीस। ग्राइंड करने के लिए इसको आप पास लेके जाएंगे फिर उसे दूर ले जाएंगे। आइदर द वर्क और द ग्राइंडिंग व्हील इज ट्रांसफर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। ये क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के ट्रांसफर होने चाहिए। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। यू कैन सी दिस इज द शाफ्ट, सम सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, इसको बहुत सारे पार्टिकल लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, आपके ये भी ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है, आपका व्हील भी घूम रहा है, जैसे ही पास में लाएंगे तो क्या होगा, इसकी पूरे सरफेस को, सिलेंड्रिकल सरफेस को क्या करेगा, ये ग्राइंड कर देगा। और ग्राइंड करने के साथ साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग इस ट्रांसफर डायरेक्शन मूव कराएंगे, जो फोर्थ पार्ट है हमारा। तो ये जो है हमारा, या तो पीस को या ग्राइंड, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर डायरेक्शन में इसको ऐसे मूव कराएंगे, तो हमारी सिलेंड्रिकल जो फिनिश ग्राइंडिंग है वो हमारी अचीव हो जाएगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। तो आपको अगर बनाने के लिए आ रहा है तो आपको ये बना देना है डायग्राम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के लिए। ये सिंपल बेस है, जो बेस होता है, ठीक है। दिस इज द हेड स्टॉक, जस्ट लाइक लेथ मशीन। अगर आप लोग देखोगे लेथ मशीन, ये हेड स्टॉक है, ये इसका टेल स्टॉक है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ये रोटेट होता रहेगा हमारा, जैसे जैसे हमारा हेड स्ट्रोक मूव करेगा,
ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील क्या करेगा, ग्राइंडिंग व्हील अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ग्राइंड करेगा, और जब ग्राइंड करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसवर्सली इस तरह से मूव कराएंगे ग्राइंडर को, ठीक है। तो ये इट विल प्रोवाइड दी सिलेंडर ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस। अब सिलेंडर ग्राइंडिंग दो तरीके से हो सकती है। अभी हमने जो बात करा है दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस ग्राइंडिंग। अगर हमें किसी पार्ट के अंदर ग्राइंडिंग करनी हो, इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग, तो इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए भी ये इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिलेंडर का ग्राइंडिंग, बट हमारा क्या है, जो पार्ट है वो हमारा कहाँ से ग्राइंड करना है, हमें अंदर से ग्राइंड करना है। तो इंटरनल ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस दैट यूज टू फिनिश द इनसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस। किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस के आपको अगर अंदर से हमें फिनिशिंग करनी है, अंदर से ग्राइंडिंग करनी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल ग्राइंडिंग। इंटरनल ग्राइंडिंग फाइंड्स द एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज वेयर प्रिसाइज मशीनिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस इज रिक्वायर्ड। जहां भी हमें इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग करनी होगी वहां पर हम लोग इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग करेंगे, इंटरनल ग्राइंडिंग करेंगे, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रिसीजन बेयरिंग, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। ये कुछ पार्ट है, जैसे बेयरिंग होती है, बेयरिंग में क्या होता है, बेयरिंग में स्लीव जो होती है उसे हमें अंदर से भी फिनिश करना होता है, यहाँ से भी। तो अगर मुझे अंदर से अगर फिनिश करना है किसी भी बेयरिंग स्लीव को, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसे मुझे अंदर से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो अंदर से ग्राइंड करने के लिए वी विल यूज द इंटरनल ग्राइंडिंग। हम क्या करेंगे, इसकी इंटरनल ग्राइंडिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटर्ड ग्राइंडिंग, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, सरफेस ग्राइंडिंग देखी, और दूसरा क्या देखा हमने, सिलेंडर ग्राइंडिंग, जो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट इज दी सेंटर्ड ग्राइंडिंग, और इसके बाद आती है हमारी सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो सेंटर ग्राइंडिंग क्या होगी, देखिए, ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रोटेशन एक्सियली सिमेट्रिक सरफेस कैन बी आइदर सेंटर्ड और सेंटरलेस, ये दोनों हो सकती हैं। तो किसी भी सरफेस की मुझे क्या करना है, द ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रोटेशन एक्सियली सिमेट्रिकल सरफेस कैन बी आइदर सेंटर्ड और दी सेंटरलेस। दोनों तरीके से हम ग्राइंड कर सकते हैं, सेंटर और सेंटरलेस भी। तो सेंटर्ड ग्राइंडिंग इन्वॉल्व्स द फिक्सरिंग ऑफ द पार्ट ऑन अ स्पिंडल एक्सिस। तो सेंटर्ड ग्राइंडिंग में क्या करेंगे हम लोग, जो उसके ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है हमारा, फिक्सरिंग ऑफ द पार्ट्स, जो भी पार्ट है उसे क्या करेंगे, इसे फिक्सर की हेल्प से उसे फिक्स करेंगे ऑन द स्पिंडल एक्सिस। दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंपेयर्ड टू द फिक्सरिंग ऑफ द पार्ट ऑन अ लेथ विद और विदाउट अ टेलीस्कोप। आपने अगर लेथ मशीन को अगर देखा होगा या पढ़ा होगा लेथ मशीन के बारे में, तो लेथ मशीन में हम जो पार्ट को फिक्सर करते हैं टेलीस्टोक में, तो उसको जब आप पकड़ते हो टेलीस्टोक में, तो आप उसमें दोनों तरीके से पकड़ सकते हो, टेलीस्टोक के साथ भी और विदाउट टेलीस्टोक भी। अगर पार्ट लंबा है तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग टेलीस्टोक में सेंटर कर देते हैं। इस तरीके से सेंटर ग्राइंडिंग में क्या करेंगे हम लोग, उसी तरीके से फिक्सर की हेल्प से उसे फिक्स कर देंगे। The abrasive material is on the grinding wheel that rotates in direction such that the rolling or sliding contact occurs where the wheel and workpiece touch. तो जैसे ही हम अभी ग्राइंडिंग की बात करें, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की, उसी तरीके से क्या करेंगे, इस पार्टिकल को, पार्ट को जो भी हमें ग्राइंड करना है उसको हम लोग फिक्सरिंग की हेल्प से दोनों के बीच में, हेड स्ट्रोक टेलीस्ट्रोक के बीच में फंसाने लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल ग्राइंड दी सरफेस। सेंटर ग्राइंडिंग इज एक्यूरेट एंड स्टेबल। जो सेंटर ग्राइंडिंग होती है क्या होती है हमारी, दिस इज वेरी एक्यूरेट एंड स्टेबल, बट सेटअप टेक्स टाइम एंड थ्रू आउट पुट द सफर्स। जो सेटअप है इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सेंटर ग्राइंडिंग के लिए आपको पहले उस ऑब्जेक्ट को, उस वर्क पीस को प्रॉपर सेंट्रलाइज करके आपको उसको एक्सिस पे आपको रोटेट कराना होगा, तभी हम लोग सेंटर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज दी डायग्राम फॉर दी सेंटर ग्राइंडिंग। इसमें क्या होता है, जो वर्क पीस है, ये हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक दो के बीच में आपका क्या रहेगा, वर्क पीस आपका रोटेट करता रहेगा, और जो ग्राइंडर है वो क्या करेगा, वो ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंड करेगा। यू कैन सी दिस इज दी सेंटर ग्राइंडिंग। ये में हमने क्या किया, दोनों पहले हमने ऑब्जेक्ट वर्क पीस को सेंटर्ड किया, सेंटर करने के बाद फिक्सर में फिक्स किया, और देन हमने इसको ग्राइंड किया। दिस इज कॉल्ड एज दी सेंटर्ड ग्राइंडिंग। अब इसी से मिलती जुलती हमारी दूसरी आती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस दैट यूजेस द एब्रेसिव कटिंग, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील है, टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ये भी वही प्रोसेस है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं किसी भी सरफेस से। सेंटरलेस ग्राइंडिंग डिफर्स फ्रॉम द सेंटर ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन दैट नो स्पिंडल और फिक्सर इज यूज्ड टू लोकेट एंड सिक्योर द वर्क पीस। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हमें उस वर्क पीस को सेंटर करके फिक्स नहीं करना पड़ता है फिक्सर में, इसमें उसकी नीड नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। द वर्कपीस इज सिक्योर्ड बिटवीन द टू रोटरी ग्राइंडिंग व्हील्स। वर्कपीस को क्या करते हैं हम लोग, दो रोटेटिंग व्हील के बीच में रखते हैं, एंड द स्पीड ऑफ देयर रोटेटिंग रोटेशन इज रिलेटेड टू ईच अदर डिटरमाइंस द रेट एट विच द मटेरियल इज रिमूव्ड। उसकी जो स्पीड है व्हील की वो डिसाइड करते हैं किस रेट से आपका मटेरियल रिमूव करना है। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज टिपिकली यूज्ड इन प्रेफरेंस टू द अदर ग्राइंडिंग प्रोसेस फॉर ऑपरेशन वेयर मेनी पार्ट मस्ट बी प्रोसेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को, बहुत सारे पार्ट को आपको सरफेस फिनिशिंग करनी है, यानी ग्राइंडिंग करनी है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इट इज अ लो कॉस्ट एंड द हाई स्पीड ऑपरेशन। ये हमारा बहुत लो कॉस्ट और हाई स्पीड ऑपरेशन है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेंटरलेस ग्राइंडिंग, जिसमें दो व्हील होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील,
सेकंड वन इज द रेगुलेटिंग व्हील। ये व्हील हो गया हमारे, जो क्या करेंगे, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमारा वर्क पीस हो गया, दिस इज द वर्क पीस। तो ये क्या करेगा, वर्क पीस को, इस ये दोनों को, वर्क पीस को इन दोनों ग्राइंडर के बीच पे लेके आते हैं। अब दोनों जब रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इसकी फिनिशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज दी सेंटरलेस। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होती है, सो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, थ्रो फीड ग्राइंडिंग, एंड फीड ग्राइंडिंग एंड इन फीड ग्राइंडिंग। ये तीन तरह के होते हैं। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, थ्रो फीड, एंड फीड एंड इन फीड ग्राइंडिंग। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसलिए शाफ्ट अगर बहुत लॉन्ग शाफ्ट है जिसको मुझे ग्राइंड करना है हर सरफेस पे, यहाँ पे कुछ डायमेंशनिंग है, यहाँ पे कुछ डायमेंशनिंग है, तो अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से हम लोग दो व्हील के बीच में, यू कैन सी द टू ग्राइंडिंग व्हील्स, इसको यहाँ पर जब दोनों को पास में लाएंगे ग्राइंडिंग व्हील्स को, तो क्या करेगा, ये इसकी सरफेस को ग्राइंड कर देगा। तो दिस इज द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसमें हमने इस शाफ्ट को किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी भी फिक्सर के यूज से हमने फिक्स नहीं किया है, बल्कि दिस इज द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इस तरह की मशीन होती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग की भी। ये कुछ ऑब्जेक्ट होता है, बीच पे दो व्हील चलते रहते हैं, तो जैसे दोनों व्हील के बीच में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो आपका इजिली वहां पे क्या होगा, आपका वो सरफेस को ग्राइंड कर देगा। इसी से एक रेशियो आता है, कई बार पूछता है आपसे, व्हाट इज द जी रेशियो, ग्राइंडिंग रेशियो किसे बोलते हैं। द ग्राइंडिंग रेशियो इज सिंपली द डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द व्हील वेयर। कितना वॉल्यूम मटेरियल रिमूव हो रहा है और कितना वॉल्यूम व्हील वेयर हो रहा है, जो टूल आप यूज करो ग्राइंडिंग व्हील, इनका जो रेशियो, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द जी रेशियो और ग्राइंडिंग रेशियो। ठीक है, इन कन्वेंशनल ग्राइंडिंग द जी रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 20:1 to 80:1। जो रेशियो होता है फॉर कन्वेंशनल ग्राइंडिंग, दिस रेशियो वेरी फ्रॉम 20:1 to 80:1। इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम रेट है वो 20:1 का आता है, यानी कि जो वॉल्यूम, जो मटेरियल रिमूव होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी व्हील वेयर। द जी रेशियो इज द मेजर ऑफ ग्राइंडिंग प्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वर्क अ व्हील कैन डू ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि कोई भी व्हील है तो अपनी लाइफ में वो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज दी जी रेशियो। इसे बोलते हैं हम लोग जी रेशियो। अब बात करते हैं मैक्सिमम चिप थिकनेस। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम चिप थिकनेस कितनी आ सकती है किसी भी सर्फेस ग्राइंडिंग में। तो ये डायग्राम बना हुआ है, सपोज यहाँ पर हम लोग किसी सर्फेस की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग करते वक्त सपोज ये कोई व्हील है, इससे हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो लेट सपोज दैट डी इज द डायमीटर ऑफ दिस व्हील। ये डायमीटर है इस व्हील का, जो हमारा व्हील है, डी इज द डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, जिस व्हील से हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है रेडियस, दिस इज रेडियस विच इज इक्वल टू d/2। इस पॉइंट ए से लेके यहाँ तक की ये रेडियस हो जाएगी इस व्हील की, दिस इज द d/2, डायमीटर का हाफ। डी इज द डेप्थ ऑफ कट, यानी कि कितनी डेप्थ में आपने कट लगाया, दिस वन, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, यानी कितना आपने उसको डेप्थ दिया है कट को। VW इज द वेलोसिटी ऑफ व्हील, जिस वेलोसिटी से व्हील रोटेट कर रहा है, एंड VT इज द वेलोसिटी ऑफ टेबल, जिस वेलोसिटी से आपकी टेबल मूव कर रही है। ये कुछ नोटेशन है जो मैंने आप यूज करे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे पता करना है लेंथ ऑफ चिप कितनी है, तो लेंथ ऑफ चिप कितनी होगी, अब ध्यान से देखें, जब ये रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो ये इस वाली चिप को रिमूव करेगा, जो मैंने ये लाइन हार्ड की है, डार्क लाइन की है, दिस चिप विल बी रिमूव्ड। ये है EB, दिस चिप लेंथ इज इक्वल टू द EB। दिस लेंथ ऑफ चिप कितनी रहेगी हमारी, EB के बराबर, और EB इज इक्वल टू दी, ये किसके बराबर होगी, अगर मैं यहाँ बात करूं तो ED और प्लस EB। ये जो चिप लेंथ है, यानी इसको मैं ED और EB के बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो जो लेंथ ऑफ चिप है L, इट इज इक्वल टू दी ED प्लस DB, ये इसके बराबर आ जाएगी। लेट्स सपोज दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करना है, देखिए हम इसका क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं एक आपसे एक फॉर्मूला सिंपल समझ पड़ोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यू कैन से, इसके लिए अगर मैं निकालू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो व्हील के लिए बात करूं तो व्हील जो है हमारा, दिस व्हील, तो व्हील कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे इस व्हील की वेलोसिटी कितनी है, VW, यहाँ पर होगी VW व्हील की वेलोसिटी। अब हमें डिस्टेंस कितनी है इसकी, DB, यानी कि ये वाली, मैं रफ कर दूंगा एक बार दोबारा डाक करने के, देखिए व्हील के लिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये वाली कवर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो DB और VW क्या वेलोसिटी। तो अगर टाइम T लग रहा है चिप को रिमूव होने में, तो सपोज T इज इक्वल टू DB अपन कितना रहेगा, VW। सिमिलरली हम दूसरी बात करें टेबल के रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे आप, टेबल के रिस्पेक्ट कितना हो रहा है, टेबल की वेलोसिटी कितनी है, VT, ये लिखा हुआ है यहाँ पर वेलोसिटी VT, और टाइम लगा रहा सपोज T, ये क्या है हमारा ED। टेबल के रिस्पेक्ट में हमारी ये चिप जब रोटेट करेगी आगे की तरफ, तो ये इतनी चिप हमें हमारी निकल चुकी होगी टेबल के लिए।
व्हील के लिए ये वाली है और टेबल के लिए ये वाली है, बिकॉज व्हील इज रोटेटिंग एंड टेबल इज रेसिप्रोकेटिंग। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके लिए टाइम आ जाएगा ई डी अपॉन वी टी। दोनों में टाइम बराबर लग रहा है, वो एक ही बात है, क्योंकि जब जो चिप रोटेट करके निकल रही है, जितनी आपकी मूव करके निकल रही है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो डी बी अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी अपॉन वी टी। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ईडी कितना रहेगा, ईडी इज इक्वल टू वी टी अपॉन वी डब्ल्यू इंटू डी बी। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, ईडी की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ईडी की जो वैल्यू आई है, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, दिस वन। इसमें ये ईडी वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना रहेगा, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चिप आ जाएगी ईडी प्लस डीबी। ईडी कितना आ चुका है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये लिख दी, प्लस डीबी मैंने लिख दिया। अब दोनों में डीबी कॉमन है, तो डीबी कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना रहेगा, लेंथ L is equal to 1 plus Vt upon Vw into dB, where Vt and Vw are the velocity of table and velocity of wheel। ठीक, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, अब ये जो डायग्राम मैंने अलग बना लिया, जो रेडियस ऑफ द व्हील वाला है, तो मैंने अलग ले लिया यहाँ पे। तो दिस इज द d/2, यू कैन सी फ्रॉम द हेयर, ये वाला जो बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग दिखा दो यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए ये है डेप्थ ऑफ द कट, डेप्थ ऑफ द कट ये डी है। आप यहां समझिए इसको ए सी, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम मैंने वहां पर बना दिया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ताकि आपको इजीली समझ में रहे। ए सी डी यहाँ लिखा हुआ है, यही ए सी बी डी, यानी कि ये बना हुआ हमारा ए सी बी डी, यानी इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे दोबारा बनाया, ये वाला दिस वन। ए सी बी डी ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश यहाँ पे बना दिया मैंने। तो ए से लेकर डी क्या है, दिस इज द रेडियस विच इज इक्वल टू डी/2, और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल रेडियस में से d/2 माइनस डी, फिर डी इज दी डेप्थ ऑफ कट। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, d/2 माइनस के 2, d/2 माइनस के d, यानी इसके रेडियस में से क्या कर दूंगा माइनस, मैं डेप्थ ऑफ कट माइनस कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल एडीसी, अब मैं ट्रायंगल एडीसी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एसी का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे एसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दो, एसी की वैल्यू कितनी है, एसी की वैल्यू मेरे पास d/2 माइनस डी, डीसी को एज इट इज डीसी लिखा, और एडी कितना है, इक्वल टू d/2 पुट कर दिया। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व जो करेंगे तो डीसी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये आ गई। अब सिमिलरली लगाएंगे हम ट्रायंगल बीसीडी में, यानी ट्रायंगल बीसीडी में, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, डीबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर, बीटी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ यहाँ पर। अब क्या करूँ, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो डीबी स्क्वायर तो एज इट इज है, बीसी, बीसी कितना है, बीसी इज नथिंग बट दिस इज डेप्थ ऑफ कट, यानी स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस डीसी, डीसी का स्क्वायर कितना आ चुका है हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली वैल्यू d/2 प्लस माइनस के d/2 माइनस डी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डीबी स्क्वायर वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करके जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए ये वाला कैंसिल, दो हमारे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा केवल हमारे पास डी इंटू डी, डी इंटू डी आ गया डीबी स्क्वायर, तो डीबी इक्वल कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ डी/डी। दिस इज द लेंथ ऑफ चिप व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी। अगर प्लेट स्टेशनरी है तो हमारी कितनी लेंथ ऑफ चिप बनेगी, वो बनेगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ डी/डी। लेंथ ऑफ द चिप कितनी बन जाएगी मेरे पास, एल इज इक्वल टू 1 प्लस वी टी अपॉन वी डब्ल्यू इंटू डी बी, or we can say L is equal to 1 plus Vt upon Vw into root d into d, where capital D is the diameter of the wheel and small d is the diameter depth of the cut। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास लेंथ ऑफ चिप मिल जाएगी। मैक्सिमम लेंथ चिप जो मिलती है आपको कितनी आती है, तो मैक्सिमम चिप थिकनेस विल कम 2 टाइम्स ऑफ Vt अपॉन BC into Vw अंडर रूट ऑफ d अपॉन d। साइन नोटेशन वही है, Vt is the velocity of table, ये वाली, Vw is the velocity of wheel, C is the number of abrasive grain per unit area। जो C जो लिखा हुआ है यहाँ पे, this is called as the number of abrasive grain per unit area। B is the width, D is the depth of cut, B हमारी width हो गई, D is the depth of cut हो गया, and capital D is the diameter of the wheel। इन सारी वैल्यू को पुट करके you can find the value of maximum chip thickness। तो maximum chip thickness कितनी आएगी, T maximum it is equal to the 2Vt upon BC Vw under root of small d upon capital D। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये कई बार बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों याद रखना है।
तो सुपर फिनिशिंग क्या होती है? देखिए हमारे पास ग्राइंडिंग सरफेस से सर्विस फिनिश तो हो गया, लेकिन अगर मुझे सुपर फिनिशिंग चाहिए, इफ वी नीड सुपर फिनिशिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सर्फेसेस, तो इन एन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू अचीव एक्सट्रीमली स्मूथ सर्फेसेस, वी नीड अ वी नीड टू फिनिशेस ऑन द मशीनिंग पार्ट्स। जो मशीन पार्ट आते हैं हमें और भी ज्यादा फिनिश करना होता है, तो फॉर दैट पर्पस वी यू नीड द सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। तो सुपर फिनिशिंग क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज द इट इन्वॉल्व्स द यूजिंग द स्पेशलाइज्ड टूल्स, एब्रेसिव एंड टेक्निक्स टू रिमूव द माइन्यूट इन्फेक्शन imperfections and irregularities from the surface। उस सरफेस से जो माइन्यूट imperfections हैं या जो irregularities हैं, इन्हें हटाने के लिए वर्कपीस से हम लोग यूज करते हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस विच रिजल्ट इन द सरफेस विद द एक्सेप्शनल लो रफनेस एंड वैल्यू एंड हाई प्रिसीजन। तो सरफेस की जो रफनेस है वो बहुत कम मिलती है, और जो आपकी सरफेस फिनिशिंग है बहुत ज्यादा हाई मिलती है। तो द प्रोसेस कैन एनहांस द फंक्शनलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट्स बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, वियर एंड फटीग। कि क्या करेगा सुपर फिनिशिंग प्रोसेस हमारा? इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, वियर एंड फटीग फ्रॉम द सरफेस, बाय व्हिच इट कैन इंक्रीज द फंक्शनलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल्स। तो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस और कौन कौन से थे? सुपर फिनिशिंग जो प्रोसेस होते हैं, दे इन्वॉल्व दीज थ्री प्रोसेस। वन इज कॉल्ड एज द लैपिंग, हॉर्निंग एंड पॉलिशिंग। तीन इंपॉर्टेंट सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस हैं जिन्हें आप लोग सुपर फिनिशिंग करने के लिए, किसी भी सरफेस को हाईली फिनिश करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हॉर्निंग है, लैपिंग है और पॉलिशिंग है। ठीक है, तो दीज प्रोसेस रिक्वायर केयरफुल कंट्रोल ऑफ द पैरामीटर सच एज प्रेशर, स्पीड, एब्रेसिव पार्टिकल एंड लुब्रिकेंट्स। ये चार हमारे यहाँ पर क्या है, ये पैरामीटर्स हैं जो हमें चारों में ध्यान रखने होते हैं। कितने प्रेशर से अप्लाई करना है, क्या स्पीड रखनी है, कितना एब्रेसिव पार्टिकल साइज लेना है ग्राइंडर का, एंड द लुब्रिकेंट हमें कौन सा यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। तो इन चार ये पैरामीटर हमारे ऐसे हैं जो क्या डिसाइड करेंगे, लैपिंग, हॉर्निंग और पॉलिशिंग से आपकी सरफेस फिनिश कितनी हाईली फिनिश मिलेगी। तो सुपर फिनिशिंग प्ले अ विटल रोल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन पार्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू द एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो सुपर फिनिशिंग के एडवांटेज क्या होंगे? तो सबसे ज्यादा सुपर फिनिशिंग के एडवांटेज रहेंगे वो रहेंगे हमारा, इट प्रोड्यूस द एक्सीलेंट सरफेस फिनिश इन मिनिमम टाइम, एनहांसेस अपीयरेंस, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन फ्रिक्शन कम कर देगा, रिड्यूस सरफेस रफनेस कम कर देती है। प्रोसेस इज इजीली अडॉप्टेड फॉर हाईली वॉल्यूम प्रोडक्शन। हाईली वॉल्यूम प्रोडक्शन मतलब हो गया आपको अगर पार्ट्स बहुत ज्यादा बनाने हैं, उसके लिए भी हम लोग सुपर फिनिशिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द एडिड कॉस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसमें कॉस्ट उसकी इंक्रीज हो जाएगी सुपर फिनिशिंग की। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सम मटेरियल्स और ज्योमेट्रीज, कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है कहीं कहीं पर इसकी। इट हैज लोअर कटिंग एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर चिप एंड लोअर मटेरियल रिमूवल रेट। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस से जो मेटल रिमूव होता है बहुत ही स्लो रेट से रिमूव होता है, बिकॉज इट रिमूव द मेटल इन वेरी स्मॉल चिप्स एज कंपेयर टू द ग्राइंडिंग ऑल्सो। उससे भी छोटी चिप में ये सरफेस को फिनिश करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉर्निंग। हॉर्निंग क्या होता है? देखिए हॉर्निंग क्या होता है, तो हॉर्निंग इट इज अ फिनिशिंग प्रोसेस इन विच अ टूल कॉल्ड हॉर्न। एक टूल होता है जिसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं, दिस इज द हॉर्न। इस हॉर्न में क्या होता है, इसमें ये इस तरह से ये एब्रेसिव पार्टिकल्स के जो ग्रेन है इस तरह से लगे होते हैं। ये हॉर्निंग हेड है, ये हॉर्निंग स्टोन्स है। तो हॉर्निंग क्या होता है? हॉर्निंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस इन विच अ टूल कॉल्ड हॉर्न कैरीज आउट अ कंबाइंड रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसमें क्या होगा, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है, रोटरी एज वेल एज द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, while the workpiece does not perform any working motion। जो वर्कपीस होता है उसमें हमारा उसका कोई मोशन नहीं होता है। सपोज हमारे कहाँ यूज किया जाता है, हमें किसी सिलेंडर का इंटरनल सरफेस में अगर सरफेस सुपर फिनिश करना है, तो किसी भी ग्राइंड सरफेस सिलेंडर के इंटरनल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए, सुपर फिनिश करने के लिए हम लोग हॉर्निंग यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट हॉर्निंग इज डन ऑन द इंटरनल सिलेंडर surfaces such as automobile cylinder walls। The horning stones are held against the workpiece with controlled light pressure। बहुत कम प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, इन्हें हम अप्लाई करते हैं फिनिशिंग के लिए। The horning head is not guided externally but instead floats in the hole being guided by the work surface। देख क्या होता है इसमें, ये जो हमारा हॉर्निंग हेड है इसको जैसे ही हम लोग किसी सिलेंडर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये रोटेट तो कर ही रहा है, दिस हॉर्निंग टूल विल रोटेट, और हम क्या कर रहे हैं इसको, हम लोग इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन करा रहे हैं। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, सरफेस पे, तो जो सरफेस है इसका ये आपका इससे बहुत ही लाइट मेटल को रिमूव करता रहेगा। तो जो सरफेस है हमारी वो बहुत हाईली सरफेस फिनिश मिल जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सुपर फिनिशिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज हॉर्निंग प्रोसेस। किसी भी सिलेंडर के इनसाइड सरफेस को सुपर फिनिश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हॉर्निंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द हॉर्निंग। ठीक है, ऐसे ये इस तरह से आपने अगर इंजन देखे हो कभी, तो इंजन के इंटरनल सरफेस को सुपर फिनिश करने के लिए वी विल यूज द हॉर्निंग प्रोसेस। So honing is commonly used in the production of cylindrical components such as
इंजन सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, गियर्स, बेरिंग सरफेस एटसेट्रा, वेयर टाइट टॉलरेंस और सरफेस फिनिश एंड ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड। जहां भी हमें इन चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पे हम लोग हॉर्निंग की हेल्प से सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट सुपर फिनिशिंग प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द हॉर्निंग। पैरामीटर क्या है इसके? रोटेशनल स्पीड कितनी रखनी है, ऑस्किलेशन स्पीड कितनी है, रेसिप्रोकल स्पीड कितनी रखनी है, लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक कितनी तरीके से आपको, किस तरह से आपको मूव कराना है, एंड हॉर्निंग स्टिक प्रेशर कितना आपको स्टिक का प्रेशर लगाना है। दीस आर द पैरामीटर ऑफ द हॉर्निंग। दूसरा है हमारा लैपिंग। लैपिंग क्या होता है? लैपिंग इज द फिनिशिंग ऑपरेशन यूज्ड ऑन फ्लैट और सिलेंड्रिकल सरफेसेस। इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? किसी फ्लैट सरफेस पे या सिलेंड्रिकल सरफेस पे। तो लैपिंग में होता क्या है? लैपिंग इज बेसिकली एन एब्रेसिव प्रोसेस इन विच लूज एब्रेसिव functions as a cutting points finding geometry finding the monetary support from the labs। देखिए, जब भी किसी सरफेस को मुझे लैपिंग करनी है तो क्या करेंगे? उस सरफेस के ऊपर हम लोग छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स डाल देते हैं लाइक अ पाउडर फॉर्म। उसके बाद सरफेस को हम लोग ग्राइंड करते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लैपिंग प्रोसेस। तो द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द लैब और दे मे बी कैरिड थ्रू द स्लरी। या तो स्लरी की हेल्प से, यानी किसी स्लरी की हेल्प से भेजेंगे, या हम लोग उसको इस तरह से ही डाल देंगे। तो मेटेरियल रिमूव इन द लैपिंग यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 0.003 टू 0.03 माइक्रोमीटर। आप समझ सकते हैं कितने स्मॉल जो रेंज है इसकी लैपिंग की, बट मे रीच अप टू द 0.08 mm इन सर्टेन केसेस। जो मेटल रिमूवल रेट है बहुत कम होता है हमारा किसमें? लैपिंग में। लैपिंग इज ऑल्सो डन ऑन कर्व सर्फेसेस सच एज द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ग्लास लेंसेज, यूजिंग स्पेशली शेप्ड लैब्स। ठीक है, तो लैपिंग को हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे स्पेशल शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, और ग्लास लेंसेज पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द लैपिंग। तो लैपिंग में एक हमारा ये एक तरह का एक लैपिंग टूल है, ठीक है? लैपिंग फ्लूइड जिसको हम स्लरी बोल रहे हैं, लैपिंग फ्लूइड हम भेजते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे क्या रहेंगे? वो सरफेस पर रहेंगे, और जैसे ही ये लैपिंग करेगा, इस पर फिनिशिंग करेगा, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल जो हमारे ये हमने स्लरी के थ्रू भेजे हुए हैं, ये क्या करेंगे? दिस विल एक्ट एज अ कटिंग टूल। ये कटिंग टूल की तरह इसका क्या करेंगे? उन ग्रेन्स की हेल्प से इसके सरफेस की फिनिश को हाईली इंक्रीज कर देंगे। लैपिंग के एडवांटेज क्या है? दीज आर यूज फॉर द एक्सट्रीम एक्यूरेसी इन बोथ टॉलरेंस एंड ज्योमेट्री। जहां पे आपको टॉलरेंस ज्योमेट्री चाहिए हम लोग लैपिंग यूज कर सकते हैं। फास्ट स्टॉक रिमूवल, नो क्लैंपिंग और हीट डिस्टॉर्शन, कोई भी हीट जनरेट नहीं होती है इसमें। नो एक्सपेंसिव टूलिंग रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सपेंसिव टूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इरेगुलर शेप पार्ट कैन बी इजिली प्रोसेस। अगर शेप इरेगुलर शेप के भी हैं आपके तो उन्हें भी हम लोग लैपिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सिंस लैपिंग इज द फिनिशिंग ऑपरेशन, पार्ट शुड नॉट बी फार फ्रॉम द एक्सपेक्टेड साइज एंड ज्योमेट्री बिफोर लैपिंग। ठीक है। सेकंड है रेजिड्यू ऑफ द कंपाउंड लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पार्ट आफ्टर लैपिंग मस्ट बी रिमूव्ड। जब हम लैपिंग कर रहे होंगे तो जब जो पार्टिकल रहेंगे वो सरफेस पे रह रहेंगे, तो उन्हें हमें अलग से रिमूव करना होता है। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द लैपिंग प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज द दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द लैपिंग। एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? गेज बनाने के लिए, पिस्टन पिन बनाने के लिए, वाल्व के लिए, गियर, रोलर बेयरिंग, ऑप्टिकल पार्ट्स, या थ्रस्ट वॉशर बनाने के लिए हम लोग लैपिंग को यूज कर सकते हैं। The third one is the polishing process. The polishing process is also the highly used for the super finishing process. The polishing is the process of creating a smooth and shiny surface by rubbing it or by applying a chemical treatment. या तो किसी सरफेस को रब करके या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन यूज द पॉलिशिंग फॉर द सुपर फिनिशिंग, लिविंग अ क्लीन सरफेस विद अ सिग्निफिकेंटली स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉलिशिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एनहांस द सरफेस फिनिश ऑफ अ वर्कपीस बाय रिमूविंग द सरफेस imperfection and creating the smooth reflective surface। ठीक है, इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दी ज्वेलरी शॉप्स या ज्वेलरी इंडस्ट्रीज वेयर द अपीयरेंस एंड द सरफेस क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट्स आर क्रिटिकल। जहां भी हमें ऐसे पार्ट बनाने होते हैं जहां पर हमें शाइनिंग देनी होती है, शाइनी अपीयरेंस देना होता है, वहां पर हम लोग पॉलिशिंग यूज करते हैं। पॉलिशिंग कैसे करेंगे? आइदर बाय द रबिंग और बाय द केमिकल ट्रीटमेंट। The shiny appearance of the polished surface results from the smearing action. The parts with irregular shape, sharp corners, deep recesses, and the sharp projections are difficult to polish. तो कुछ ऐसे भी हमारे कुछ शेप्स होती हैं जिन्हें पॉलिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिशिंग कहाँ कहाँ पर है? जैसे हमने बताया अभी, कटलरी एंड द स्मॉल हैंड टूल्स। कटलरीज आती है आपकी जो हम लोग यूज करते हैं उसको पॉलिश शाइन करने के लिए, या जो स्मॉल हैंड टूल्स होते हैं उन्हें शाइनिंग करने के लिए। व्हीकल के पार्ट्स, बहुत सारे कुकवेयर्स, किचन वेयर्स या ज्वेलरी, यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग सुपर फिनिशिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? वी विल यूज द पॉलिशिंग। द पॉलिशिंग इज द सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलिशिंग इज यूज जनरली फॉर द
स्मूथ एंड शाइनिंग सर्फेसेस। कैसे करेंगे इसको हम लोग? बाय द रबिंग और बाय द केमिकल ट्रीटमेंट। These three are the process। कौन कौन से प्रोसेस बताया मैंने आपको? लैपिंग, हॉर्निंग एंड पॉलिशिंग, विच इज कॉल्ड एज द सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, ये फिर से यहाँ पे आपको बता दूं एक बार में, जो सेकेंड ईयर के कोर्स हैं आपका जिस दिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम लास्ट होगा उस दिन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर। जो थर्ड ईयर के कोर्सेज हैं, तो जिस दिन आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम लास्ट रहेगा उस दिन आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर। तो यू कैन अवेल द कोर्स फॉर द नेक्स्ट सेशन और द नेक्स्ट ईयर ऑन द सेम डे जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा। और हमारे जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज है दीज आर अवेलेबल ऑन दी आवर एप्लीकेशन, सो यू कैन अवेल देम देयर इजीली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3, ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग। ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं ग्राइंडिंग के, सुपर फिनिशिंग के, तो ज़्यादा टफ नहीं है, थ्योरेटिकल बेस में है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इन्हें और सिर्फ आपको इसमें लिख के आना है, डायग्राम बनाना है, आपको नंबर बहुत अच्छे से इसमें गेन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।